सलाहकारों में से 3 राजेश मिश्रा, जे.एन. दीक्षित और शिवशंकर मेनन ही कूटनीति के क्षेत्र से आए हैं। डोभाल से पहले सिर्फ एम.के. नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पहुंचने वाले अकेले खुफिया अधिकारी थे। आमतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेपथ्य में रहकर सलाह देने का काम किया करते थे। उनका काम दिल्ली में बैठकर हर जगह से सूचनाएं एकत्रित कर सरकार को सलाह देना हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल का इस्तेमाल गैर परंपरागत मामलों के लिए किया है। जब दिल्ली में दंगे हुए तो मोदी ने डोभाल को इलाके में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। ये शायद पहला मौका था कि किसी एनएसए ने न सिर्फ इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया, बल्कि पीड़ित लोगों से बात भी की। आमतौर से एनसीए से इस तरह की चीजों को माइक्रो मैनेज करने और सरकार का चेहरा बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस कदम को इसलिए भी असामान्य माना गया क्योंकि अमित शाह भारत के गृह मंत्री थे और दिल्ली की पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री ने डोभाल को भेजने का अभूतपूर्व फैसला इसलिए लिया क्योंकि अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हजारों लोगों द्वारा स्वागत किए जाने के तुरंत बाद देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा फैली कि ट्रंप की यात्रा कवर करने आए पूरी दुनिया के मीडिया की निगाह उस तरफ उठ गई। एक पूर्व पुलिस अधिकारी का मानना है कि डोभाल को हिंदू मुस्लिम दंगे पर नियंत्रण करने के लिए इसलिए भेजा गया क्योंकि अमित शाह खुद दंगाग्रस्त इलाकों में घूमकर मुसलमानों से संवाद स्थापित नहीं कर सकते थे। डोभाल दंगाग्रस्त इलाकों में एक नहीं 2 बार गए और उन्होंने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए, बल्कि दोनों समुदाय के नेताओं से बात कर तनाव को कम करने की कोशिश भी की। हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में डोभाल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की भी इसके पीछे भूमिका थी। 1968 बैच के केरल काडर के अजीत डोभाल ने 1972 में भी थलासरी दंगों को काबू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1 हफ्ते के अंदर स्थिति को सामान्य कर दिया था। ये पहली बार नहीं था जब डोभाल को अपनी परंपरागत भूमिका से आगे आकर कुछ अतिरिक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब कश्मीर में अगस्त में धारा 370 हटाई गई तो डोभाल ने कश्मीर में लॉकडाउन की शुरुआत के दिनों में पूरे 1 पखवाड़े तक कैंप किया। उसी दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां वो कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते देखे गए। एक और वीडियो में उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ बात करते हुए भी देखा गया। इन दोनों वीडियो से कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को संदेश गया कि कश्मीर में शांति है और वहां हालात नियंत्रण में है। अभी हाल में कोरोना फैलने के बाद जब दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया तो अजीत डोभाल ने रात 2 बजे वहां जाकर जमात के नेतृत्व को वो स्थान खाली करने के लिए मनाया। ये डोभाल के कार्यक्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन तब भी मोदी ने इस संवेदनशील काम के लिए डोभाल को चुना। इससे पहले भी डोभाल ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यकाल में कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं। सुरक्षा मामलों पर लिखने वाले निखिल गोखले बताते हैं कि 1986 में हुए मिजोरम समझौते का श्रेय डोभाल को दिया जाना चाहिए। बीच के स्तर के आईबी अधिकारी के तौर पर डोभाल ने भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में घुसपैठ की और उनके चोटी के 1 दर्जन कमांडरों को अपनी तरफ मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि एमएनएफ के नेता लालडेंगा को भारत से शांति वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। डोभाल लालडेंगा के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए और उनका विश्वास जीतने में पूरी तरह से सफल रहे। प्रवीण दोंथी ने कारवां पत्रिका के अगस्त 2017 में छपे अपने लेख अंडरकवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा, पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल कहूटा में
पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल ले आए, जिससे यह तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अजीत डोभाल भारत के तीसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं।